नमस्कार दोस्तों। अब इस वीडियो से हम बात करेंगे केमिस्ट्री का जो अगला चैप्टर है उसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। दोस्तों ये अपनी जो सीरीज चल रही थी RS मेंस की, उसमें एक टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। उसके बारे में अपन क्या करेंगे अध्ययन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। दोस्तों अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में तीखे कड़वे होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जैसे डेली लाइफ में, जैसे अपन नींबू खाते हैं तो वो कैसा होता है, खट्टा। तो वो किस प्रकार का पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है। और जो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब दोस्तों अम्लों की एक डेफिनेशन की एक जो खासियत है वो है कि अम्ल जो क्या होते हैं, जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन। और जो क्षार क्या होते हैं जलीय विलयन में, OH- आयन। तो दोस्तों जब अम्लों की और क्षारों की खोज हो रही थी तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्लों को और क्षारों को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की सोची। उसमें सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए और उनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने अम्लों की जो बेसिक डेफिनेशन बताई थी, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। उन्होंने बताया कि जो ऐसे पदार्थ, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इन्होंने जो अम्ल और क्षार थी उनकी जो बेसिक डेफिनेशन थी और एक जो वो उसके बारे में बताया। जैसे इसका एग्जांपल था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल। और जो क्षार है इसके एग्जांपल है सोडियम, जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड था दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं NaOH, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षारों के एग्जांपल हो गए। अब दोस्तों ये क्या होते हैं कि ये अम्ल और जो क्षार थे इसमें क्या है, H+ आयन और OH- आयन। ऐसे यौगिक जिनमें H आयन नहीं हो, जैसे कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे कुछ अम्लों की खोज की गई जिनमें क्या नहीं थे, H आयन नहीं थे, वो भी क्या कहलाए गए, अम्ल कहलाए गए, क्षार कहलाए गए। तो आगे एक नए कुछ वैज्ञानिक थे जैसे जिनका नाम था ब्रांस्टेड और लोरी। उन्होंने क्या किया, एक अम्लों की और क्षारों की एक नई डेफिनेशन दी। ये जो आर्हेनियस थे उनकी डेफिनेशन से थोड़ी ज़्यादा विस्तृत थी। और उन्होंने बताया कि जो ऐसे यौगिक जो H+ आयन देते हैं, H+ आयन को दोस्तों प्रोटॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो एक उसके बाहरी कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको त्याग देता है, तो उसमें केवल नाभिक में क्या बच जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचता है। लेकिन अपन क्या, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं H+ आयन को। तो ऐसे यौगिक जो H+ आयन जो दे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो H+ आयन ग्रहण कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। दोस्तों जो ब्रांस्टेड लोरी थे इन्होंने क्या किया, जो है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार है इसकी डेफिनेशन इन्होंने साथ में बताई। संयुग्मी अम्ल क्षार अवधारणा बोलते हैं इसको। इन्होंने कहा कि जैसे एग्जांपल के लिए इन्होंने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई, जल से करवाई। तो इसमें क्या मिला अपन को, जो क्लोराइड आयन मिला और H3O+, वो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसने H+ आयन किसको दिया, H2O को दिया। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था वो तो क्या कहलाया, हाइड्रोक्लोरिक जो था वो तो क्या कहलाया, अम्ल कहलाया। और जो क्योंकि इसने H+ आयन H2O को दिया तो H2O ने क्या किया, H+ आयन ग्रहण किया है, तो H2O तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, और HCl क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अब इन्होंने क्या किया, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की भी डेफिनेशन बताई कि जो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था Cl- और H3O+। तो जो Cl- है दोस्तों और H3+ है, अगर अपन इसकी रिएक्शन अगर विपरीत दिशा में करें तो यहाँ पे Cl- क्या करने की कोशिश करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोनियम आयन है इससे H+ लेने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यह Cl- क्या कहलाएगा, इसमें क्षार कहलाएगा। और जो H3O+ है यानी कि हाइड्रोनियम आयन है वो H+ आयन यहाँ से खुद से देने की कोशिश करेगा, तो H3O+ जो क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। तो इन्होंने ब्रांस्टेड लोरी ने
संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की डेफिनेशन साथ में दी। दोस्तों जो जल होता है वो क्या होता है, उभय प्रोटिक पदार्थ होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कई एग्जांपल्स में। जो जल होता है उसको जो H+ आयन ये ग्रहण भी करता है, कईयों में H+ आयन ये देता भी है। तो जल क्या होता है, उभय प्रोटिक होता है, यानी कि ये दोनों H+ आयन ग्रहण भी कर सकता है और H+ आयन दे भी सकता है। अब दोस्तों लेकिन ब्रास्टेड-लोरी की जो ये डेफिनेशन थी, जो ये संकल्पना थी, इसमें एक कमी थी कि ये है क्या है, जो एप्रोटिक अम्ल होते हैं जैसे कि CO2, SO2 और भी कई सारे एप्रोटिक अम्ल थे जैसे BF3 वगैरह, तो इनकी क्या है ये डेफिनेशन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके लिए एक नई संकल्पना आई और उस संकल्पना को बोलते हैं लुईस संकल्पना। तो लुईस वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि जो अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, उन्होंने उसकी एक नई डिटेल एक्सप्लेनेशन की। अम्लों के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दोस्तों इन्होंने कुछ संरचनाएं बताई है लुईस ने। जैसे कोई भी यौगिक होता है उसकी संरचना किस प्रकार लिखी जाती है, जैसे यह मैंने यहाँ पे संरचना लिखी है BF3 की संरचना। तो इसमें क्या है, 20 सेंट्रल एटम है और यह इसके क्या है, तीनों तरफ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार नाइट्रोजन है, H है यहाँ पे 3 तरफ है, और जो है नाइट्रोजन के जो क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है इसके, N पे होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन H2 की जो संरचना है दोस्तों, इसमें H यहाँ पे साइड में होते हैं और जो दो लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं। तो दोस्तों ये संरचनाएं हैं लुईस संरचनाएं, वो है आपको लुईस की जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अपन क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहा, जो लुईस अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऐसे यौगिक दोस्तों जो जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता या वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और जिनका अष्टक पूर्ण होता है दोस्तों, जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8, लेकिन इसके नाइट्रोजन के जो सेंट्रल एटम है इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। ऐसे यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे जल का जो अणु है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों सभी ऋणायन होते हैं, जैसे क्लोरीनाइन आदि जितने भी ऋणायन है वो क्या कहलाएंगे, इसकी लुईस की डेफिनेशन के अनुसार लुईस अम्ल। और जो सभी धनायन होते हैं दोस्तों, जैसे H+ आयन और सोडियम आयन, वो क्या कहलाएंगे, इसमें क्या कहलाएंगे, इसमें लुईस क्षार। क्योंकि ये क्या करने की सोचते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, सभी धनायन क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। दोस्तों लुईस ने एक और डेफिनेशन बताई अम्लों के बारे में कि जो जिन यौगिकों के पास पाई बंध होता है, यानी कि दोस्तों जो पहला बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है, अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या हो जाता है, पाई बंध हो जाता है। तो मैं मोटा मोटा आपको याद करने के लिए बता देता हूँ कि जहाँ पे द्विबंध होता है वहाँ पे एक बंध पाई बंध होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, वहाँ की उसकी अगर संरचना आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसलिए ऐसे यौगिक जिनमें पाई बंध होता है वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो ये अपनी बेसिक डेफिनेशन हो गई अम्ल, क्षार और लवणों के बारे में। तो अभी तक हमने यह पढ़ा है कि 3 संकल्पनाएं हैं, आर्हेनियस संकल्पना, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना और लुईस संकल्पना। लुईस जी ने बताया कि जो H+ आयन देते हैं वो, आर्हेनियस ने बताया कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो H- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ब्रांस्टेड-लोरी ने बताया जो H+ आयन दे वो अम्ल है, जो H+ आयन ग्रहण करे वो क्षार है। और इसके बाद एक विस्तृत संकल्पना आई, उसको बोलते हैं लुईस संकल्पना। उसमें उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन युग्मों के और ऋणायन आदि के बारे में संकल्पना बताई है, वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल और लुईस क्षार कहलाते हैं। अब दोस्तों मैं अम्ल और क्षारों की यहाँ पे आपको कुछ बेसिक है जो प्रकृति होती है उनके गुणों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, और क्षार स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। दोस्तों एक लिटमस पत्र होता है, एक स्ट्रिप होती है कागज की सी, अगर उसको अपन अम्ल में डुबोते हैं तो वो क्या करेगा, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल। लेकिन अगर लाल लिटमस पत्र अगर उसमें डुबोते हैं तो लाल का क्या रहेगा, लाल ही रहेगा।
और जो क्षार होते हैं उसको क्षार के अंदर अगर लिटमस पत्थर को अपन डुबोते हैं तो वो क्या कर देगा, लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। इसी प्रकार विद्युत होता है। जो विद्युत का क्या होते हैं, दोनों अम्ल और क्षार दोनों क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि इन अम्ल और क्षारों से विद्युत करंट है जो क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है दोस्तों। विद्युत के सुचालक होने का मतलब है अगर उसके अंदर से अपन करंट का प्रवाह करेंगे तो क्या करंट प्रवाहित होगी। इसलिए जैसे मान लो अगर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपन करंट प्रवाहित करते हैं तो उनमें से करंट प्रवाहित नहीं होती, विद्युत प्रवाहित नहीं होती, तो वो क्या कहलाते हैं, विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। लेकिन अम्ल और क्षार क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। दोस्तों अम्लों की जो पीएच होती है 0 से 7 के बीच में होती है, क्षार है उनकी पीएच वो 7 से 14 के बीच में होती है। पीएच के बारे में अभी इसी चैप्टर में हम आगे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। फिर होते हैं दोस्तों जो प्रबल अम्ल होते हैं वो संगारक होते हैं, और जो प्रबल अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं वो भी संगारक होते हैं। प्रबल क्षार भी संगारक होते हैं। ये त्वचा पे अगर संपर्क में आ जाते हैं तो क्या कर देते हैं, अपनी त्वचा पे घाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार दोस्तों अभी तक की कोई मेरे हिसाब से आपको अम्ल और क्षारों के बारे में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब पढ़ेंगे अपन अम्लों के प्रकार के बारे में। दोस्तों अम्लों को जो है 3 प्रकार से बांटा जाता है, 3 प्रकार से इनको वर्गीकृत करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों सोर्स के आधार पे जो अम्लों के प्रकार है उसके आधार पे, प्रबलता के आधार पे अम्लों के प्रकार और सांद्रता के आधार पे अम्लों के प्रकार। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सोर्स के आधार पे, स्रोत के आधार पे अम्लों के प्रकार। सोर्स के आधार पे दोस्तों 2 प्रकार से बांटते हैं, प्रबलता के आधार पे भी 2 प्रकार से अम्लों को बांटा जाता है और सांद्रता के आधार पे भी अम्लों को 2 प्रकार से बांट के अपन पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं सोर्स के आधार पे सबसे पहले है कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल। इनका जो वर्गीकरण है वो कैसे, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। दोस्तों कार्बनिक अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कार्बनिक अम्ल, कार्बन यानी जो कार्बन परमाणु होता है वो उस अम्ल में उपस्थित होता है। और दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो अम्ल होते हैं कार्बनिक अम्ल, ये कहाँ से मिलते हैं, ये पेड़ पौधों से और जंतुओं से मिलते हैं, इसलिए ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं। दूसरे दोस्तों होते हैं अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल दोस्तों ये प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, खनिज अम्ल भी कहलाते हैं, कृत्रिम अम्ल कहलाते हैं। दोस्तों ये HCl HNO3। इसके एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि अम्ल। जैसे दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं प्रबलता के आधार पे अम्लों के प्रकार। प्रबलता के आधार पे भी दोस्तों अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे होते हैं दोस्तों जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में विघटित हो जाते हैं पूरी तरीके से, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से विलयित होते हैं, विघटित कम होते हैं, कम मात्रा में विघटित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। तो दोस्तों प्रबल अम्ल का जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और जो एसिटिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो कार्बनिक अम्ल के एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है, दुर्बल अम्ल के, और जो अकार्बनिक अम्ल है उसके एग्जाम्पल क्या है, प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल है। दोस्तों तीसरा प्रकार है वो है सांद्रता के आधार पे अम्लों के प्रकार। सांद्रता के आधार पे दोस्तों सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के में बांटा जाता है इनको। सांद्र अम्ल वो होते हैं दोस्तों जिसमें किसी भी विलयन में अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो वो कहलाएगा सांद्र अम्ल, और किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कम है तो वो कहलाएगा तनु अम्ल। दोस्तों ये है जो एक दूसरे के आपेक्षिक होती है। मान लो जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि 1 लीटर पानी में अगर अपन ने 100 ml अगर अम्ल मिला दिया तो वो क्या कहलाएगा, सांद्र अम्ल कहलाएगा। और अगर 1 लीटर पानी में मैंने 10 ml ही अगर अम्ल 10 ml अगर अम्ल मिलाया तो वो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल। तो अगर दोस्तों जैसे मान लो मैंने 1 लीटर पानी में 10 ml की जगह अगर मैं थोड़ा और कम मिला दूं तो वो उसके कंपैरिजन में और ज्यादा तनु अम्ल कहलाएगा, जबकि जो 10 ml वाला है
वो उसके कंपैरिजन में सांद्र अम्ल कहलाएगा। तो अम्लों के ये प्रकार दोस्तों हो गए। अब पढ़ते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और जो प्राकृतिक रूप से जो अम्ल पाए जाते हैं, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे दोस्तों मैं बात करूं अंगूर, आम और इमली, इनमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है, तेरी टाट में ए आ ई बी नहीं घुसते। ए से मतलब है अंगूर, आ से मतलब है आम और ई से मतलब है इमली। टाट, टाट का मतलब जैसे अपन सीधी भाषा में बोल देते हैं, तेरे बुद्धि को बोलते हैं, दिमाग को टाट बोलते हैं। तेरी टाट में ए आई भी नहीं घुसते। ए आई अपन समझते हैं जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें ए आई होता है, तो इसकी इस ट्रिक से अपन इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों संतरा, टमाटर, नींबू इसमें पाए जाते हैं सिट्रिक अम्ल। इसके अलावा सेम होती है दोस्तों, सेम में कौन सी अम्ल पाया जाता है, मेलेक अम्ल। इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अपन सेव को काट देते हैं दोस्तों, तो थोड़ी देर बाद वो 5-7 मिनट बाद जो उसके कटे हुए भाग पे क्या होता है, मेली सी हो जाती है, मतलब उसका रंग बदल जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सेब में मेलेइक अम्ल, मेली हो जाती है इसलिए क्या कौन सा अम्ल हुआ, मेलेइक अम्ल। दोस्तों ये याद करने की ट्रिक है। सिरके में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। दोस्तों इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो चींटियां होती है और मधुमक्खियां होती है वो ज्यादातर अपने खेतों में, खलिहानों में पाई जाती है, जो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं उनमें पाई जाती है, इसलिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, फार्म में, खेतों में पाई जाती है, तो इसको फार्मिक अम्ल से याद कर सकते हैं। दोस्तों चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल। चाय को किससे याद करोगे, दोस्तों चाय पीने से क्या है, जैसे टैनिंग हो जाती है, लड़कियां ज्यादा करती है चाय नहीं पीती क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि टैनिंग हो जाएगी, तो ऐसे याद कर सकते हो। टैनिंग का मतलब होता है स्किन थोड़ी सी सांवली हो जाना, तो ये क्या हो गया, चाय में टैनिक अम्ल। तो ये याद करने के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई है, इसको अगर आप 1-2 बार देख के सोचोगे तो आपको धीरे धीरे ये याद हो जाएगी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, ये अम्ल होते हैं कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है, उनके उपयोग क्या क्या है, डेली लाइफ में अपन क्या उपयोग करते हैं और इंडस्ट्रीज में इनके क्या क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक एक परबल अम्ल है दोस्तों, तो इसका उपयोग जो है इसमें प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। दोस्तों जो भी अम्ल होते हैं एक यूज तो आप लिख सकते हो सभी वाले अम्लों में कि आप इनका उपयोग किस में करते हो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगर आपको मेंस के एग्जाम में कोई भी यूज याद नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दोस्तों HCl का दूसरा उपयोग होता है कपड़ा उद्योग में और इसका उपयोग चमड़े उद्योग में भी होता है। दोस्तों इसका उपयोग फटाके के उद्योग में भी, इंडस्ट्री में भी होता है। फटाके बनाने में किसका उपयोग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको क्या होता है। एक्वारेजिया होता है अम्लराज बोलते हैं उसको, उसको बनाने में भी किसका उपयोग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब दोस्तों आगे आते हैं अपन को दोस्तों सारे अम्लों के कम से कम 4 या 5 यूज है जो याद करने हैं, क्योंकि ये मेंस के अंदर कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको इनके जो है उपयोग है 2 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे लिखने के लिए बताया है। इसके HNO3 है दोस्तों, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग दोस्तों आप एक तो लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा दोस्तों इसका उपयोग है विस्फोटक बनाने में होता है। जैसे जो नाइट्रोजन होता है जो इसका उपयोग होता है, इसमें किस में होता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है विस्फोटक बनाने में। जैसे TNT होती है दोस्तों ट्राई नाइट्रोटोलुइन, उसको बनाने में किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का। एक इसका उपयोग एक्वारेजिया में होता है जो अभी इसके बाद में थोड़ी देर में बात बताऊंगा, और एक होता है इसका उपयोग जो रॉकेट होती है उसके तरल प्रणोदक में। जो HNO3 है इसका उपयोग किसमें होता है, रॉकेट के तरल प्रणोदक होता है दोस्तों, रॉकेट के ईंधन होता है, एक तरीके से ईंधन होता है, उसमें किसका उपयोग होता है, HNO3 का। और उर्वरक इंडस्ट्री में कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम आदि जो उर्वरक होते हैं दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में आदि भी किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का। तो अपन उर्वरक देखते हैं दोस्तों, NP के प्रकार के उर्वरक होते हैं। नाइट्रोजन से रिलेटेड उर्वरक, P यानी
फास्फोरस से रिलेटेड उर्वरक और के यानी पोटेशियम से रिलेटेड उर्वरक होते हैं। तो ये उर्वरक होते हैं वो आगे अपन केमिस्ट्री में ही आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन जो नाइट्रोजन से संबंधित जो उर्वरक होते हैं उसमें भी किसका उपयोग होता है, नाइट्रिक अम्ल का। अब दोस्तों अपन पढ़ते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग। एक तो आप लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका जो पेट्रोलियम शोधन में बहुत ज़्यादा उपयोग में होता है। पेट्रोलियम शोधन मतलब जैसे रिफाइनरीज होती है वहाँ पे जो अलग अलग पेट्रोल डीजल और अलग अलग लेवल के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें किसका उपयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। धातु निष्कर्षण भी हमारे एक चैप्टर है, उसके अंदर किसका उपयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। दोस्तों बैटरी होती है, जो बैटरियाँ होती है जैसे अपन उसमें भी किसका उपयोग होता है, विलयन के रूप में। बैटरियों के अंदर जो विलयन डाला जाता है, सॉल्यूशन डाला है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। और एक उर्वरक होते हैं सुपर फास्फेट आदि उर्वरक बनाने में किसका उपयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। दोस्तों अभी मैं बता रहा था एक्वारेजिया बनाने में HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। तो एक्वारेजिया क्या होता है दोस्तों, अगर अपन किसी विलयन में 3 भाग HCl का और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का ले लेते हैं, यानी 3:1 में HCl और HNO3 को लेते हैं, तो क्या होता है, एक विलयन नया प्रकार का विलयन बनता है। वो बहुत ज़्यादा संकारक होता है दोस्तों, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। अम्लराज का मतलब सभी अम्लों का राजा। दोस्तों ये इतना ज़्यादा संकारक होता है कि कोई भी साधारण अम्ल तो क्या करता है, सोने और प्लेटिनम जैसी जो बहुत ही तगड़ी धातुएं होती है, नोबल धातुएं होती है एक तरीके से, उनको ये और अम्ल तो इनको क्या नहीं कर सकता, इनको संगारित नहीं कर सकता, इनको घोल नहीं सकता। लेकिन जो अम्लराज होता है उसमें सोने और प्लेटिनम जैसी धातुएं भी क्या होती है, घुल जाती है। हालांकि दोस्तों जो एक्वारेजिया होता है वो चांदी को नहीं घोल पाता है, चांदी, इसलिए एक्वारेजिया का उपयोग क्या करते हैं अपन, सोने और चांदी को साफ करने में करते हैं, और सोने और चांदी को अलग अलग करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आगे अब आते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल दोस्तों कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बनिक यानी ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों ये सिरका है, उसमें इसका उपयोग होता है। सिरका दोस्तों ऐसे होता है, उसमें 5 से 7-8% तक किसका उपयोग किया जाता है, सिरका बनाने में एसिटिक अम्ल का। दोस्तों एसिटिक अम्ल का प्रयोग अपन किस में करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण में करते हैं। खाद्य यानी फूड प्रोसेसिंग में, यानी कि अपन और खाद्य को परिरक्षण में करते हैं, यानी कि फूडों को जो है खाने हैं उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने में, परिरक्षित करने में किसका उपयोग करते हैं, एसिटिक अम्ल का। जैसे हमने कोई भी अचार बना लिया, तो एक अचार में कई प्रकार के, कई सब्जियों के, कई तरीकों के अचार होते हैं, तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। दोस्तों एसिटिक अम्ल का एक और उपयोग है, एक जो कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसमें भी किसका उपयोग करते हैं डॉक्टर, एसिटिक अम्ल का जो है वहाँ पे उपयोग करते हैं। दोस्तों आगे है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का जो उपयोग होता है दोस्तों, उसका उपयोग करते हैं। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है दोस्तों, नींबू में। किसमें पाया जाता है, नींबू में। तो नींबू हो गए, टमाटर हो गए, संतरा हो गए, मोस्टली ये नींबू में अगर अपन देखते हैं। तो अभी तो इसको याद करने के लिए मैं आपको नींबू से जोड़ के दिखाऊंगा। दोस्तों दवाइयों में किसका उपयोग होता है, सिट्रिक अम्ल का बहुतायत रूप से प्रयोग होता है। इसके बाद दोस्तों खाद्य परिरक्षण में, जो क्योंकि ये क्या है, खाने योग्य अम्ल होते हैं, इसलिए इनका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में और खाद्य परिरक्षण में तो किया ही जाता है। अब आपने देखा होगा जो बर्तन धोने के डिश आती है, बर्तन धोने के जो साबुन आता है, उसमें आपने देखा होगा नींबू की शक्ति ऐसे लिखा होता है। तो बर्तन धोने के उसमें भी, साबुनों में भी किसका प्रयोग होता है, सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, सिट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। दोस्तों ये त्वचा है, यानी अपनी स्किन है, उसके संक्रमण को भी कम करता है, स्किन को भी साफ करने में काम करता है। तो इसलिए स्किन की जो त्वचा से रिलेटेड जो क्रीम आती है उसमें भी किसका प्रयोग होता है, सिट्रिक अम्ल का। और कई सारे जो हैंड सैनिटाइजर होते हैं उनमें आपने देखा होगा नींबू, ये आपने छपे हुए देखे होंगे, तो हैंड सैनिटाइजर में भी किसका उपयोग होता है, सिट्रिक एसिड का। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अभी हमने इसमें क्या देखा है, अम्लों के प्रकार देखे हैं, सोर्स के आधार पे, प्रबलता के आधार पे, सांद्रता के आधार पे।
कुछ महत्वपूर्ण अम्ल देखे हैं, कौन से तत्व में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और अम्लों के उपयोग देखे हैं। इसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे क्षारों के बारे में। दोस्तों अब आगे बात करते हैं अपन क्षारों के बारे में और लवण के बारे में। सबसे पहले देखेंगे क्षार के बारे में। क्षार क्या होते हैं, यानी बेस क्या होते हैं। दोस्तों जो क्षार है उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों क्षार होते हैं वो, उसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसको प्रबलता के आधार पे दो प्रकार से बांटा गया है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ऐसे क्षार, जैसे अम्लों की डेफिनेशन की प्रबलता के आधार पे, वैसे ही क्षार होते हैं। इनको ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अगर आयनित हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। और अगर जलीय विलयन में आंशिक रूप से ही विघटित होते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये दुर्बल क्षार कहलाते हैं। इसके दो प्रबल क्षार का एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल है दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं उपयोग के बारे में। क्षारों के उपयोग क्या है। जो क्षार है उसका अपने दैनिक जीवन में या औद्योगिक रूप से किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। सबसे पहले कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसका उपयोग साबुन बनाने में होता है दोस्तों। साबुन और अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बहुतायत रूप से किया जाता है। कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा नालियों की सफाई में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दोस्तों कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटाश का उपयोग किया जाता है मृदु साबुन, जो दाने के साबुन होते हैं उसमें, शैम्पू में और शेविंग क्रीम में होता है इसका उपयोग। इसके अलावा नाली की सफाई में, उर्वरक बनाने में, जो पोटेशियम युक्त उर्वरक होते हैं दोस्तों उसमें किसका उपयोग होता है, कास्टिक पोटाश का। और पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज होती है वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, कास्टिक पोटाश का। इसके अलावा अब बात करते हैं बुझे हुए चूने के बारे में। बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, और इसका उपयोग व्यंजक पाउडर बनाने में होता है। दोस्तों व्यंजक पाउडर होता है वो क्या होता है, व्यंजक पाउडर होता है कहीं अगर आपको किसी भी जगह से रंग उड़ाना हो, कपड़ों से रंग उड़ाना हो या कुछ भी रंग उड़ाना हो तो उसका किसका उपयोग होता है, व्यंजक पाउडर का। जमीन की अम्लीयता को दूर करने में किसका उपयोग होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जल के मृदुकरण में किसका उपयोग होता है, अगर जो खारा जल होता है उसको मीठा करने में किसका उपयोग होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो दोस्तों आप सभी के बारे में लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, सभी का उपयोग किसमें होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में क्या होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक का मतलब है हम इनको प्रयोगशाला में टेस्टिंग करवा के एक तरीके से देख लेते हैं कि किससे क्या रिएक्शन होती है। तो ये जो लेबोरेटरीज होती है दोस्तों उसमें उपयोग में आते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूध की तरह सफ़ेद होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका दोस्तों बहुतायत रूप से ज़्यादातर उपयोग किसमें किया जाता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, चीनी के उद्योग में है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जल के मृदुकरण में भी किया जाता है। जो जल अपशिष्ट जल होता है उसको उपचार करने में, यानी कि जल की रिफाइनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब पढ़ते हैं अपन लवणों के बारे में। लवण दोस्तों क्या होते हैं, जब किसी अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो दोस्तों क्या बनता है, लवण बनता है और एक उत्पाद बनता है जल, लवण और जल। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तो और लवण और जल उत्पाद के रूप में बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ये कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। तो आप क्या लिखोगे, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके आपस में एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और उत्पाद के रूप में लवण और जल बनाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं अगर दोस्तों ये दोनों प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है
तो इसके क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल। दोस्तों ये हो गए अपने लवण की डेफिनेशन। अब दोस्तों लवण है जो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लवण होते हैं दोस्तों, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। दोस्तों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण क्या कहलाते हैं, उदासीन लवण कहलाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं, इसलिए ये लवण क्या कहलाते हैं, उदासीन लवण कहलाते हैं। और इनकी पीएच क्या होती है दोस्तों, 7 होती है। अम्लीय लवण क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से अगर कोई लवण बना है तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण कहलाएगा। और इसकी क्या होती है जो दोस्तों, इस लवण की पीएच 7 से कम होती है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, अगर प्रबल लवण का एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। इसमें ये कैसे बनाया जाता है दोस्तों, जैसे प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और जल के रूप में उत्पाद बन जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्षारीय लवण क्या होता है दोस्तों, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, क्षारीय लवण बनता है। इसकी पीएच क्या होती है दोस्तों, 7 से ज़्यादा होती है। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल है सोडियम एसीटेट, ये आप रिएक्शन से देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं दोस्तों लवण के उपयोग। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे NaCl का उपयोग क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का क्या उपयोग होता है। इसको अपन साधारण नमक बोलते हैं दोस्तों। इसका उपयोग खाना जो है भोजन में लिया जाता है, खाने के रूप में उपयोग होता है इसका। रास्तों जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे रास्तों में अगर बर्फ़ जमा हो जाती है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। जो नमक होता है इसकी वजह से जो H2 होता है यानी बर्फ़ होती है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो उसको अगर नमक को डाल देते हैं रास्तों पे तो क्या करते हैं, वो बर्फ़ पिघलने लग जाती है। तो इसको रास्तों से बर्फ़ को उठाने में भी इसका उपयोग किया जाता है।